वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हमारा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे स्ट्रक्चर्स जो है वो होता क्या है। तो उससे पहले एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा डेटा टाइप है, जो हमारा डेटा टाइप है वो कितने टाइप्स का होता है। डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स मेरा होता है दो टाइप का। पहला होता है मेरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, सॉरी पहला नहीं, पहला होता है मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, वो भी होता है, वो दूसरा में लिखेंगे बिकॉज प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में आप लोगों को पता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं, जैसे हमारा इंट हो गया, हमारा फ्लोट हो गया, हमारा एरे हो गया। ठीक है, तो ये सारा जो है मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड बात करते हैं हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो आपका जो डेटा टाइप होता है वो टू टाइप्स का होता है, आपको पता चल गया। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, फिर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव क्या होता है, जो हम लोग आज तक यूज करते आ रहे थे, इंट, फ्लोट, डबल कार। तो इन सब का जो वैल्यू होता है ना, उन सब का जो काम होता है वो फिक्स्ड होता है हमारे कंपाइलर के लिए। पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का कोई फिक्स काम नहीं होता है, बिकॉज हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्चर्स आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो मेरा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब यूजर इसे डिफाइन करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये स्ट्रक्चर्स जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, मतलब यूजर इसको डिफाइन कर सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, आपका जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर्स देखो, अभी आप पढ़ते चलो कि स्ट्रक्चर्स क्या, अभी समझ लो ये थ्योरी है मेरा। ठीक है, अभी मैं थ्योरी आपको लिखवा रहा हूँ, फिर वो समय भी आएगा जब हम सब चीज करके देखेंगे, बिकॉज आप जानते हो मुझे थ्योरी ज्यादा प्रैक्टिकल में भरोसा रहता है। ठीक है, तो मेरा जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर्स आर डिफाइंड, आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक डेटा टाइप है, प्री डिफाइंड नहीं रहता है। यूजर डिफाइंड इसे हम बोलते क्यों है, क्योंकि यूजर इसे डिफाइन करता है। तो वही हम लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स आर डिफाइंड। इसका जगह पोजीशन कहाँ पे डिफाइन होता है, तो हम लिखेंगे स्ट्रक्चर्स आर डिफाइंड आउटसाइड द मेन फंक्शन। जो मेरा स्ट्रक्चर है वो मेन फंक्शन के बाहर कहीं डिफाइन होता है। ठीक है, और हम ये भी लिखेंगे यूजुअली अबव। मतलब ज्यादातर केस में ज्यादातर नहीं, सेफ प्रैक्टिस होता है कि आप अपने स्ट्रक्चर्स को मेन फंक्शन के ऊपर डिफाइन करो। ठीक है, जस्ट ऊपर नहीं, लेकिन उसके ऊपर आना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी और फंक्शंस के भी ऊपर आना चाहिए। ठीक है, और अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। लिखेंगे स्ट्रक्चर्स आर द डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रक्चर्स आर द डेटा टाइप which stores the variables of different data types। डेफिनेशन इसका ये है, स्ट्रक्चर्स आर द डेटा टाइप, मतलब पहली चीज तो ये कि स्ट्रक्चर्स आपका एक डेटा टाइप है जो स्टोर करता है वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब स्ट्रक्चर्स क्या करता है, आपका एक डेटा टाइप है जो वेरिएबल स्टोर करता है, और वो सारी वेरिएबल्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। अब जैसे आपको मैंने अरे में बताया था, अरे क्या था, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। अरे मेरा क्या था, अरे था मेरा कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। उसी तरह मेरा स्ट्रक्चर्स होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, बस दोनों में यही डिफरेंस है। अरे मेरा होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और स्ट्रक्चर्स मेरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सिंपल। अब बहुत थ्योरी हो गई भाई, चलो अब थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सिंटेक्स टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा सिंटेक्स क्या होता है स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का। ठीक है, हम वो देखेंगे। और एक पॉइंट और आप लिख लो यहाँ पर, वी यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट मेरा एक कीवर्ड है टू डिफाइन द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करोगे जब भी आपको डिफाइन करना होगा आपका स्ट्रक्चर को। ठीक है भाई, सिंटेक्स देखो क्या होगा। आप सबसे पहले लिखोगे स्ट्रक्ट, सबसे पहले स्ट्रक्ट, बिकॉज आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आपका जो ये आप बना रहे हो स्ट्रक्चर,
आप जो भी यहाँ पर एक डेटा टाइप आप डिफाइन कर रहे हो वो आपका स्ट्रक्चर है, तो आप यूज करोगे स्ट्रक्ट कीवर्ड। फिर आप यहाँ पर लिखोगे अपना स्ट्रक्चर का नेम, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर नेम। ठीक है, स्ट्रक्चर नेम आपने लिखा, फिर आप डालोगे करली ब्रैकेट, फिर उसके अंदर यहाँ पर आप डालोगे अपना एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपने डाला, फिर यहाँ पर सेमी कॉलन। ये चीज नहीं छूटना चाहिए, आई रिपीट, ये चीज नहीं छूटनी चाहिए। अगर सेमी कॉलन छूटेगा तो फिर आप कमेंट करोगे कि भाई ये तो चल नहीं रहा है। तो सेमी कॉलन अगर आप छोड़ोगे तो आपका नहीं चलेगा। तो ये ऐसे हम डिफाइन करते हैं हमारा स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते। तो अब हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं ना, सपोज कर लो हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है एग्जाम्पल में, और उसको हमें एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, हमें एक एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बनाना है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या चाहेंगे, मेरा नेम रहे एम्प्लॉय का नेम रहे, फिर उसका क्या रहे, परसेंट ले लेते हैं, मतलब उसने ग्रेजुएशन वगैरह में कितने परसेंट लाए होंगे। फिर हम लास्ट में लिखते हैं उसका, क्या लिखा जाए, एम्प्लॉय आईडी लिख लेते हैं, ईएमपी आईडी। ठीक है, तो ये सारी चीजों का हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पर सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, स्ट्रक्ट। उसके बाद हम अपना स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम डालते हैं एम्प्लॉय, और यहाँ पर अपना सेमीकोलन डालेंगे। और उसके बाद हमको नेम बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, इसके अंदर हमको अपना नेम रखना है। तो आपको पता है नेम हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, तो आपको स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको आता है कैर नेम, और आप इसके अंदर अपना लेंथ डाल दो। उसके बाद आपको परसेंटेज बनाना है, तो आप डालोगे फ्लोट, फिर लिखोगे यहाँ पर परसेंट। ये चीज होगी। अब हमको लिखना लास्ट में एम्प्लॉय आईडी, तो हम उसको चाहते हैं कि वो इंटीजर रहे, तो हम लिखेंगे एमपी आईडी, ये चीज। तो ये हमने डिफाइन कर लिया अपना एम्प्लॉय स्ट्रक्चर, लेकिन ये इनकम्प्लीट है बिकॉज आपने एक सेमीकोलन नहीं डाला है। तो ये हमने अपना एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात ये, वी शुड नॉट मतलब समझ रहे हो, एक ऑर्डर है, आपको नहीं करना है कभी भी ये चीज। वी शुड नॉट इनिशियलाइज द वैल्यू of a variable in the structure। इसका मतलब ये कि आपको कभी भी अपने स्ट्रक्चर में जो भी आपने वेरिएबल बनाया है, जैसे यहाँ पर नेम, परसेंट, एम्प्लॉय आईडी, इन सब का वैल्यू आपको अपने स्ट्रक्चर के अंदर नहीं डालना है। कहाँ से डालेंगे हम, इट इज डन इन द मेन फंक्शन। वो हमेशा आपका मेन फंक्शन से ही होगा, कहीं बाहर से वो नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप यहाँ पर इनिशियलाइज कभी नहीं करोगे, वो मेन फंक्शन से किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि ये भी एक डेटा टाइप है। तो सपोज कर लो अगर आप यहाँ पर एक डेटा टाइप बनाओगे तो आप उसे कैसे लिखते हो डेटा टाइप को, आप इंट एन नाम का मान लो एक डेटा टाइप बनाते हो। तो इंट क्या रहता है आपका, इसमें डेटा टाइप इंट रहता है, और एन क्या रहता है आपका वेरिएबल नेम। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें बताओ कि वेरिएबल डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल नेम क्या है, तो जो ये सोच रहे हैं कि ये स्ट्रक्ट मेरा डेटा टाइप है और एम्प्लॉय मेरा वेरिएबल नेम है, भाई गलत, एकदम गलत। ठीक है, ये दोनों मिला के मेरा, ये दोनों स्ट्रक्ट एम्प्लॉय मिला के मेरा डेटा टाइप बनाता है। ये दोनों साथ में लोगे तब ये डेटा टाइप है। तो बात करते हैं कि वेरिएबल गया कहाँ, तो वेरिएबल अभी तक बना ही नहीं है, अभी तक बस ये डेटा टाइप डिफाइन हुआ है। आप माइंड में ये चीज हमेशा, पूरा इस लेक्चर के दौरान एक चीज चलाते रहो अपना माइंड में, कि स्ट्रक्चर आपका डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर आपका डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर आपका डेटा टाइप है। तो ये स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट एम्प्लॉय आपका एक डेटा टाइप है, यहाँ पर वेरिएबल कहीं भी नहीं है, यहाँ बस आपने अपने डेटा टाइप को डिफाइन किया है कि भाई मेरा डेटा टाइप ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट कीवर्ड प्लस स्ट्रक्चर नेम इज इक्वल्स टू डेटा टाइप। ये दोनों साथ में लेके आपका डेटा टाइप बनाएंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड और स्ट्रक्चर नेम साथ मिलके डेटा टाइप बनाते हैं। यहाँ पर मतलब कहीं भी आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, और ये सारे मेरे एलिमेंट्स हैं, अंदर जो भी आ रहे हैं ये एलिमेंट्स ही एलिमेंट्स हैं। आप कुछ और भी कर सकते हो, आप यहाँ पर कैर फादर्स नेम, कैर मदर्स नेम, ठीक है, इंट सैलरी वगैरह, आप जो मन सो वो आप डाल सकते हो, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं। पर इस लेक्चर के दौरान हम 3 एलिमेंट्स पे ही वर्क करेंगे। ये लाइन आपको पढ़ो, ये लाइन डेफिनेशन, structures are the data type which stores the variables of different data types, या फिर is a collection of different data types। तो देखो यहाँ पर different data types का कलेक्शन है कि नहीं, int, float, char, और यहाँ पर एक array भी है साथ ही साथ।
तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का एक कलेक्शन होता है, उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक अपना स्ट्रक्चर को बस डिफाइन करना सीख लिया है कि ऐसे एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। अब यहाँ पर क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो और एक स्ट्रक्चर बनाओ स्टूडेंट नाम का, जिसमें उसका नेम, उसका फादर्स का नेम, उसके मदर का नेम, 3 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स और उसका परसेंटेज, ये 6-7 चीज वो स्टोर करा है। ठीक है, ये बस आप अभी वीडियो पॉज करके तुरंत बनाओ, उसके बाद आप वीडियो प्ले करके आगे बढ़ जाना। ठीक है भाई, चीटिंग मत करना यार, देखो तुमको सीखना है अगर, तो तुमको खुद से लॉयल रहना होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम देखते हैं हमारा इनपुटिंग कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेप 1। पहले स्टेप 1 लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्रिएट अ वेरिएबल। ये मेरा स्टेप 1 होगा कि आपको वेरिएबल क्रिएट करना है, बिकॉज आपने अभी तक अपने अपना डेटा टाइप बना दिया है लेकिन इसका कोई वेरिएबल नहीं बनाया है। तो वेरिएबल आपको पता है कहाँ पर बनाना है, मैंने कहाँ पर बताया था, वेरिएबल मेन फंक्शन में बनता है। यहाँ पर कहीं पे मैंने बताया होगा शायद, देख लेते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं, वेरिएबल्स टू अ स्ट्रक्चर इज मेड इन द मेन फंक्शन। मतलब वेरिएबल आपको किसी भी स्ट्रक्चर का अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो वहां कहाँ बनता है, वो इज मेड इन द मेन फंक्शन। ठीक है, तो पहला, सबसे पहला स्टेप आपको एक वेरिएबल बनाने का वो ये होगा, आप लिखोगे यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद अपना स्ट्रक्चर का नाम जो भी आपने बनाया है वो लिखोगे। हम यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर नेम, और उसके बाद आप क्या डालोगे, यहाँ पर वेरिएबल का नेम डालोगे। हम लिखते हैं वेरिएबल नेम और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये बन गया आपका एक वेरिएबल। तो चलो अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड का। ठीक है, उसके बाद अपना स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे जो कि है मेरा एम्प्लॉय, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एम्प्लॉय। उसके बाद हम अपना वेरिएबल नेम डालेंगे, हम डालेंगे emp1। ठीक है, ये हमने अपना वेरिएबल का नाम डाल दिया। आप सिंपली emp भी लिख सकते हो, बिकॉज आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर emp1 मैंने क्यों लिखा है मैं भी आपको बताऊंगा, बिकॉज मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि मैं इसका और वेरिएबल बनाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं क्रिएटिंग क्रिएटिंग अ वेरिएबल टू अ स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर है, उसका हमने वेरिएबल बनाया। अब इसको कंपेयर करो आप, हाँ यहाँ पर कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, इंटेंस से कंपेयर करो। इंट आपका डेटा टाइप था, उसी तरह यहाँ आपका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। ये चीज आपको पूरा दिमाग में घूमते रहना चाहिए पूरा इस लेक्चर के दौरान। स्ट्रक्चर कीवर्ड प्लस स्ट्रक्चर नेम इज इक्वल टू डेटा टाइप। आपका स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है, तो ये आपका पूरा पूरा एक डेटा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही एन मेरा वेरिएबल नेम होता था, वैसे ही यहाँ पर मेरा emp1 मेरा वेरिएबल नेम है। ठीक है भाई, इससे कंपेयर करके आपको ये चीज में दिक्कत कभी नहीं होगा, कंपेयर करके हमेशा चलना। अब क्या करते हैं, हमने वेरिएबल को बना लिया, अब क्या करते हैं स्टेप 2 में हम लिखते हैं अपना यहाँ पर स्टेप 2, इनपुटिंग द वैल्यू। इनपुटिंग द वैल्यू, अब आपको देखो, आपको वैल्यू इनपुट करना था, तो वहां पर आप कैसे कर सकते हो, तो वैल्यू इनपुट करने का सिंटेक्स लिखो आप। यहाँ पर क्या लिखोगे आप अपना लिखोगे वेरिएबल नेम, फिर डॉट ऑपरेटर, इसको हम लोग डॉट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट लिखोगे, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर वैल्यू डालना है और सेमीकोलन। ये आपका इनपुटिंग का सिंटेक्स है। अब सपोज कर लो, आपको अपने जो यहाँ पर एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल है, उसमें आप लोगों को मान लो इसका परसेंटेज डालना है, तो आप कैसे डालोगे, आप वेरिएबल नेम लिखोगे जो कि है यहाँ पर emp1, डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे। फिर आपको परसेंट में कुछ डालना है, तो आप एलिमेंट का नाम लिखोगे जो कि है परसेंटेज, इक्वल टू, क्या परसेंटेज रखना है भाई, 9.8 रखना है। चलो बढ़िया, तो ये हो गया मेरा इनपुटिंग द वैल्यू। अब देखो, मान लो हमको emp id में कुछ भरना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से वेरिएबल नेम लिखेंगे डॉट, उसके बाद हम लिखेंगे हमारा emp id, एलिमेंट का नाम। emp id में तुमको कितना डालना है, हमको 21 डालना है। चलो भैया बढ़िया, अब हमको नेम भी डालना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, नेम में कुछ डिफरेंट होने वाला है। emp डॉट नेम आप डालोगे और यहाँ पर मान लो आपने लिखा है राहुल, तो ये एरर शो करेगा। देखो यहाँ पर लाइन लाइन बन गया, मतलब यहाँ पर एक एरर है। एरर इसलिए है
बिकॉज emp1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने नेम में आप क्या डाल रहे हो, राहुल। तो आपका ये जो नेम है वो देखो एक स्ट्रिंग है, मतलब एक कैरेक्टर आ रहे है। तो स्ट्रिंग वाले लेक्चर में याद करो मैंने आपको बताया था एक चीज, क्या बताया था भाई, कि आप एरे में कुछ भी स्ट्रिंग के हिसाब से आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप स्ट्रिंग में उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को नहीं याद आ रहा है तो स्ट्रिंग वाले वीडियो में जाके देखो, ये चीज मैंने डिटेल में बताया था, पॉइंटर से आप कर सकते हो, याद आ रहा हो अगर आपको तो भाई अब क्या करें भाई, ये तो हो नहीं रहा है। तो अब आपको वहां पर एक मैंने फंक्शन भी तो बताया था, स्ट्रिंग कॉपी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, emp1 डॉट नेम में कॉपी कर देंगे अपना राहुल को। कॉपी तो हम कर सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते, हम कॉपी कर दे रहे हैं। अब बात है स्ट्रिंग फंक्शन आप यूज कर रहे हो तो आपको स्ट्रिंग को इंक्लूड भी करना होगा। तो हम यहाँ पर डालेंगे अपना स्ट्रिंग डॉट एच, हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अब देखो, अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे, मेरा इनपुटिंग हो जा रहा है, ठीक है, मेरा इनपुट हो गया। अब आपको दिखाएगा नहीं, अब दिखाने के लिए हमको आउटपुट तो कराना होगा भाई। तो यहाँ पर देखो मेरा इनपुट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट। आउटपुट के लिए हम लिखेंगे printf परसेंटेज, यहाँ पर लिखेंगे नेम इज इक्वल टू परसेंटेज एस, सॉरी एस स्लो कर दिया, एस स्लैश एन। और यहाँ पर क्या डालेंगे, हमारा वेरिएबल नेम, सेम उसी तरह जैसा इनपुट होता है वैसे ही आउटपुट भी होगा, वेरिएबल नेम डॉट नेम। यहाँ पर वेरिएबल नेम डॉट नेम में जो भी है आपका वो आउटपुट करा दो मुझे। उसी तरह हम यहाँ पर तीन तीन बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अपना, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे अपना परसेंट, यहाँ पर आएगा मेरा परसेंटेज एफ, और यहाँ पर आएगा मेरा परसेंट। उसी तरह यहाँ पर आएगा मेरे पास, क्या था मेरा, एम्प्लॉय आईडी ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर आएगा मेरे पास परसेंटेज डी, और यहाँ पर आएगा मेरा EMPID। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर जो जो मैंने यहाँ पर डाल रखा है वो सारे मेरे आउटपुट्स में मुझे दिखने वाले हैं। देखो नेम में राहुल, राहुल मैंने डाला था यहाँ पर, परसेंट में 9.8 आ गया, और एम्प्लॉय आईडी में मेरा 21 आ गया। तो इस तरह क्या है, आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना, एक्स्ट्रा कहाँ बोलूँ यार, ये तो एक वेरिएबल नेम हो गया ना। तो आप इसकी मदद से एक अपना इनपुटिंग और आउटपुटिंग करा सकते हो, आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो, नो डाउट। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो ना, आप इसी तरह एक अलग भी एक बना सकते हो। हमने एक और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, और इस बार इसका नाम रख देते हैं टू। तो सब जगह हम यहाँ पर टू 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 एक ही बार में चेंज करने वाला है। सब जगह हमने यहाँ पर टू कर दिया है। अब हम थोड़ा सा डेटा वगैरह चेंज कर देते हैं, इसको 8.8 कर देते हैं, इसको 23 कर देते हैं, मान लो इसको कर देते हैं ऋतिक, RITIK, और सेम एज इट इज। अब देखो, अब आपका नाम राहुल, परसेंटेज 9.8, एम्प्लॉय आईडी 21, नेम ऋतिक, 8.8, एम्प्लॉय आईडी 23। अब आपको पता चला होगा रीजन क्यों मैंने यहाँ पर EMP1 लिखा था, बिकॉज आप यहाँ पर एज मेनी वेरिएबल्स एज बना सकते हो, जितना आप वेरिएबल बनाना चाहो। तो यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे मिला, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यू कैन क्रिएट एज मेनी वेरिएबल्स एज यू वांट। मतलब तुमको भाई जितना वेरिएबल बनाना तुम बना सकते हो। अब किसी को ये डाउट नहीं आना चाहिए कि भाई ये हुआ कैसे। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा डेटा टाइप एक है इंट, उससे आप कितना सारा वेरिएबल बना सकते हो, आप A B C D वगैरह वगैरह, आप जितना मन चाहो उतना वेरिएबल बना सकते हो कि नहीं। ये सही है कि नहीं, आप मेरे को ये बताओ बस, ये सही है कि नहीं। हाँ, बस ये नाम डिफरेंट रहना चाहिए वेरिएबल का, बट आप एक इंट डेटा टाइप से आप अनगिनत वेरिएबल बना सकते हो, इन सबका डेटा टाइप इंट रहेगा। तो भाई मेरा स्ट्रक्चर भी तो डेटा टाइप है, तो इसके साथ वो नाइंसाफी क्यों। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये मेरा एक डेटा टाइप है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया EMP1 जिसका डेटा टाइप है मेरा स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया EMP2 जिसका डेटा टाइप है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। फिर हम EMP3 भी बना सकते हैं जिसका डेटा टाइप है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। तो आप इन गिनत अनगिनत वेरिएबल नेम बना सकते हो यूजिंग सेम डेटा टाइप। ये चीज हम पहले भी करते थे, और ये चीज स्ट्रक्चर के लिए भी लागू होता है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट। अब देखो, ये जो मेरा इनपुटिंग का जो तरीका है ना, ये आपको लग रहा हो कि भाई ये कैसा तरीका है, थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तीन तीन लाइन में हम जा रहे हैं। तो आप एक लाइन में भी ये चीज कर सकते हो। एक लाइन में आप कैसे कर सकते हो, आप सेम चीज करो, यहाँ पर इंटर एम्प्लॉय EMP1, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू डालो,
वैल्यू हम क्या डालेंगे, नेम में हम डाल देंगे राहुल। हम देखते हैं क्या मेरा सेम आउटपुट आ रहा है या नहीं, ठीक है। और फिर है मेरा परसेंट, तो हम डालेंगे 9.8। ऑर्डर में आप डालना, ऑर्डर में नहीं डालोगे तो एरर तो अलग चीज, बट जो प्रोग्राम आपका पढ़ेगा तो उसको एक बैड इंप्रेशन मिलेगा कि आप कहीं भी किधर से भी डाल रहे हो, ठीक है। तो आपको एक सीक्वेंस में वैल्यूज को इनपुट कराना है, तो वो चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। पहले नेम आ रहा है तो नेम, फिर परसेंट आ रहा है तो 9.8, तो देखने वालों को भी समझ में आएगा ना भाई कि हाँ ये परसेंटेज ही होगा बिकॉज ये इस ऑर्डर में आ रहा है, तो वो एक पॉजिटिव फीलिंग देता है। तो अब हम आउटपुट करा के देखते हैं। देखो मुझे सेम चीज मिल रहा है, राहुल परसेंट 9.8, एम्प्लॉय आईडी 21। तो आपको एक बेहतर तरीका मिल गया। और अगर आपको पता है ऑलरेडी एम्प्लॉय के सारी डिटेल्स, तो आप क्यों 3 लाइन में इनपुट करोगे, आप एक ही लाइन में इनपुट कर दो, तो ये फॉर्मेट से भी आप बच जाओगे एक तरह से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक चीज। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि आप स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो वगैरह सारी चीजें। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स। भाई ये पॉइंटर्स सब जगह आ रहा है ना, स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स अरेज में भी आ गया था, अब यहाँ भी आ गया। तो भाई देखो पॉइंटर्स क्या है ना, कि जैसे आप एरेस को पॉइंटर्स कह सकते हो, एरे मेरा एक तरह का पॉइंटर है, इसका हमने प्रूफ किया था। उसी तरह स्ट्रक्चर्स भी पॉइंटर नहीं कह सकते, लेकिन आप पॉइंटर की मदद से क्या कर सकते हो ना, इसका इनपुट और आउटपुट आप पॉइंटर्स की भी मदद से कर सकते हो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय, ठीक है, इसका हमने एक वेरिएबल बना के रखा हुआ ऑलरेडी emp1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, और इसको अपने प्रोग्राम में ले आते हैं, बिकॉज थोड़ा सा बड़ा दिखेगा तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक। ये आप समझ जाना कि ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, हमको पॉइंटर बनाना है, तो सपोज कर लो यहाँ पर मान लो एक हमने वेरिएबल बनाया int n। अगर आपको इन, ये जो वेरिएबल है n, इसका आपको पॉइंटर बनाना है तो उसका फॉर्मेट क्या होता था, आप वही डेटा टाइप यूज करोगे जो इस वेरिएबल का है। जैसे इसका वेरिएबल, इसका डेटा टाइप है इंट, तो पॉइंटर का भी डेटा टाइप हो जाएगा इंट। अगर एन कैर रहता तो पॉइंटर भी हो जाता कैर, जैसे हम इसको कैर ही लेके करते हैं, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला ही ले लेते हैं, ताकि किसी को मन में, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना कि इंट 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 मतलब बैठ जाता है, फिर वो कैर रहे चाहे फ्लोट रहे वो उसको देखते ही नहीं है, बस भाई इंट पॉइंटर बना दो, ठीक है। तो वो चीज कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर कैर एन ले रखा है। तो मेरा पॉइंटर भी कैर डेटा टाइप का होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एड्रेस दे देते हैं हमारा एन का। ये मेरा सिंपल फॉर्मेट होता है भाई पॉइंटर बनाने का। सेम चीज एकदम डिट्टो सेम मेरा स्ट्रक्चर्स के लिए होता है सिर्फ। अब भाई देखो स्ट्रक्चर भी डेटा टाइप है, इसका भी रूल सेम होता है मेरा जैसा बाकी डेटा टाइप्स के लिए होता है, बाकी वेरिएबल्स के लिए होता है। बस यहाँ पर क्या होता है ना, ये डेटा टाइप एक वर्ड की जगह यहाँ 2 वर्ड में आ जाता है, तो सबको कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको ये चीज नहीं रखनी है, आपको अपना लॉजिक क्रिस्टल क्लियर रखना है। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय मेरा डेटा टाइप है, emp1 मेरा वेरिएबल नेम है, सिंपल। अब देखो हम पॉइंटर बनाते हैं emp1 के लिए। तो emp1 देखो यहाँ पर मेरा emp1 है, यहाँ पर देखो emp1 इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। तो आपका पॉइंटर जो रहेगा उसका भी डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। बहुत बढ़िया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ठीक है। और हम अपना पॉइंटर का नाम देंगे, पॉइंटर का नाम दे देते हैं हम ptr। उसको हम ऊपर वाले को एक्सक्लूड करेंगे, आप टेंशन मत लो, आपको ये दोनों को हम सेम नहीं रखने वाले हैं, बिकॉज नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। और एड्रेस किसका देंगे, वेरिएबल का, जो कि है emp1। यहाँ पर क्या हुआ, हमने अपना डेटा टाइप वही दिया है जो मेरा वेरिएबल का है, emp1 का जो डेटा टाइप था हमने अपना पॉइंटर का भी डेटा टाइप वही दे रखा है। फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया स्टार ptr करके, उसको एड्रेस दे दिया वेरिएबल emp1 का। इसको अब हटा लेते हैं, रेफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो ptr है वो पॉइंट किसको करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या वो पॉइंट इसको करेगा, कहा गया ये इतना पूरा को करेगा, या सिर्फ वो 3 लाइन को करेगा। तो देखो वो ये इतना 3 लाइन को करने वाला है, बिकॉज emp1 जब आप बनाओगे ना तो उसके अंदर ऐसा नहीं है। देखो emp वेरिएबल जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक जो हम वेरिएबल्स यूज कर रहे थे अरे को छोड़ के, तो वो सारे एक ही वैल्यू स्टोर कर रहे थे। पर emp1 एक ऐसा वेरिएबल है अब जिसमें अब 3 वैल्यू स्टोर है, एक परसेंटेज स्टोर है, emp id स्टोर है, एक नेम स्टोर है, ठीक है। तो पॉइंटर इन सारों को पॉइंट करने वाला है भाई। पॉइंटर क्या करेगा, इन सारों को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो पॉइंटर मेरा सारों को पॉइंट करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो अब हम इनपुटिंग आउटपुटिंग कराते हैं, इनपुटिंग हमने कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। इनपुटिंग भी सेम तरह से होता है। अब हम आउटपुटिंग करके देखते हैं, हम डालेंगे प्रिंटर, यहाँ पर डालेंगे अपना नेम इज इक्वल टू परसेंटेज एस
परसेंटेज स्लैश एन, और यहाँ पर डालेंगे अपना, पहले देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ptr डॉट नेम करते हैं, ठीक है। ये एरर दिखाएगा, मेरे को पता है ये एरर दिखाएगा, देखो सब जगह ये एरर दिखा रहा है। इसको हम सही करेंगे, इसके रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर फिलहाल एरर क्यों आ रहा है, जब तक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप सोच अपने दिमाग में सोचो कि भाई ये एरर आखिर आ क्यों रहा है। हिंट मैं दे रहा हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बताया था, यहाँ पर डी आएगा, ठीक है। देखो पॉइंटर वाले लेक्चर में आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था, आप पॉइंटर डॉट नेम कर रहे हो, तो ये पॉइंटर क्या मेमोरी लोकेशन है, तो पॉइंटर डॉट नेम नाम का तो कोई मेमोरी लोकेशन है नहीं, तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, वैल्यू एट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू एट, ये चीज आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम सब जगह इसको यूज कर देते हैं। ये चीज अब देखो यहाँ पर मेरा आउटपुट आता है कि नहीं। मैं एक भी चीज बिना समझाए हुए आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये ऊपर वाला आउटपुट, अच्छा देखो ये इसका आउटपुट भी निकाल दे रहा है, इसको हम फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर लेते हैं, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। इसको हम काटते हैं, फिर से रन करते हैं। देखो मेरा राहुल आ गया, देखो ऊपर में कोई भी, यहाँ पर तो मेरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कहीं भी कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पर देखो प्रिंट स्टेटमेंट है। तो राहुल, उसके बाद परसेंटेज, ये परसेंटेज देखने तो मुझे यहाँ पर, अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर चेंज भी तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर मैंने नेम 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 रखा हुआ है, इसको मैं चेंज करना थोड़ा सा भूल गया। यहाँ पर परसेंटेज डालेंगे और यहाँ पर अपना टीएमपी आईडी डालेंगे, कंट्रोल से सेव, इसको कट, फिर से रन। हाँ देखो आ गया, नेम परसेंट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो ये आया कैसे, अब समझते हैं ये बात को। पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, पूरा इतना को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब आप डालोगे वैल्यू एट पॉइंटर डॉट नेम, इसका तो यही मतलब है, वैल्यू एट पॉइंटर डॉट नेम। तो आपका पॉइंटर इतना पॉइंट कर रहा है, वैल्यू एट पॉइंटर में इतना सारा चीज है, लेकिन इन सब में से आपको क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो नेम आपका राहुल है, तो वो प्रिंट हो जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर वैल्यू एट पॉइंटर में इतना सारा वैल्यू है, लेकिन उसमें से तुमको चाहिए क्या, तुमको परसेंटेज चाहिए, इसलिए 9.800 प्रिंट हो रहा है। फिर वैल्यू एट पॉइंटर तुमको चाहिए, इतना सारा वैल्यू है, लेकिन तुमको चाहिए किसका, एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी है 21, तो 21 मेरे पास प्रिंट हो रहा है। तो देखा आपने कैसे हमने पॉइंटर्स की मदद से जो है वो हमने आउटपुट निकाला है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है ये, एक ऑपरेटर के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर का साइन क्या है, एरो की जैसा है, सिंपल, इज यूज्ड टू आउटपुट द वैल्यूज यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। अब देखो, अब किसी के लिए अगर, भाई देखो जिसके लिए ये आउटपुटिंग कॉम्प्लेक्स लग रहा है, उसके लिए तो भाई अब जन्नत होने वाला है, अब जन्नत होने वाला है। देखो कैसे, सेम चीज मैं प्रिंट कराऊंगा, मैंने डाला यहाँ पर नेम इज इक्वल टू परसेंटेज एस स्लैश एन, और यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, पीटीआर एरो ऑपरेटर लगाऊंगा और नेम डालूंगा, बस मैं यही चीज करने वाला हूँ। और इससे जो क्या है आपका प्रिंट हो जाएगा, सेम चीज प्रिंट होगा, ठीक है। जो वहां था वही यहाँ पर भी होने वाला है। किसी को शक है तो भाई देख लो अभी। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर डालेंगे अपना डी, और यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। तो एरो ऑपरेटर बेसिकली देखो, जो ऊपर जैसा मेरा काम हो रहा है ना, नीचे भी सेम चीज हो रहा है। एरो ऑपरेटर बस आपका फॉर्मेट को इजी कर देता है। किसी को ये डिफिकल्ट लग रहा होगा कि कहाँ पे ब्रैकेट डाले, कहाँ पे स्टार डाले वगैरह चीज, कहाँ पे डॉट लगाएं, तो इसकी ये जो आउटपुट देगा सेम चीज यही देगा। पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, नेम में, तो एरो ऑपरेटर का यही काम है, पॉइंट कराना कहाँ पे तुमको जाना है। पॉइंटर का लोकेशन क्या है, ये पूरा चीज, इसमें से तुमको क्या चाहिए, एरो पॉइंट कर रहा है पर मुझे नेम चाहिए, तो नेम आउटपुट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको रन करके। देखो राहुल परसेंटेज जो पॉइंटर से प्रिंट हो रहा था वही मैंने एरो ऑपरेटर से प्रिंट करा दिया। तो एरो ऑपरेटर जो है एक और इजी तरीका है, ठीक है, एक और इजी तरीका है कुछ भी चीज को प्रिंट कराने का। लेकिन आपको ऊपर वाला स्टेप भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने आउटपुट में पूछ दिया तो भाई चल जाओगे उस समय, ठीक है। और सिर्फ ये पॉइंटर के लिए वर्क करता है, बाकी चीजों के लिए नहीं। आपको ये एरो ऑपरेटर यूज करना है तो आपको पहले एक पॉइंटर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। पॉइंटर से पूरा छुटकारा आपको कभी नहीं मिल सकता है। अब देखो, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर्स एंड एरेज। मतलब अब आप क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर्स का एक एरे बनाने वाले हैं,
हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रक्चर्स का एक एरे बनाने वाले हैं। तो हम उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स हम यहाँ पर डालेंगे अपना स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद हम डालेंगे अपना स्ट्रक्चर का नाम, स्ट्रक्चर नेम, उसके बाद हम डालेंगे अपना एरे नेम, एरे नेम, उसके बाद हम अपना एरे का साइज डालने वाले हैं यहाँ पर, साइज, उसके बाद सेमीकोलन। तो ये क्या है, ये मेरा सिंटेक्स है स्ट्रक्चर का एरे बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, सपोज कर लो एक कंपनी है। तो देखो कंपनी सिर्फ एक टाइप के एम्प्लॉय से नहीं चलता है। मान लो एक स्कूल ले लो, तो सिर्फ स्कूल टीचर से नहीं चलता है, उसमें प्रिंसिपल होता है, क्लीनिंग स्टाफ होते हैं, गार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों से मिलकर मेरा एक कंपनी बनता है। तो सपोज कर लो एक कंपनी है मेरा, ठीक है, उसमें मेरा एक डेटाबेस एम्प्लॉय है। तो आपको क्या करना है ना, आपको अलग अलग बनाना है। जैसे सपोज कर लो आप बनाना चाहते हो एक अलग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, एक अलग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो उस क्लीनिंग स्टाफ के लिए, एक अलग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो उस बिल्डिंग के गार्ड के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के गार्ड्स के लिए। तो आपको अलग अलग बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप यही स्ट्रक्चर का यूज करके वो सेम चीज अचीव कर सकते हो। तो हम कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे पहले तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का, उसके बाद हम अपना स्ट्रक्ट नेम डालेंगे जो कि है मेरा एम्प्लॉय। अब आपको क्लीनिंग स्टाफ के लिए चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ क्लीन एस टी एफ, मतलब क्लीनिंग स्टाफ। और सपोज कर लो वहां पर आपके 50 क्लीनिंग स्टाफ्स हैं। तो मेरा एक ऐसा एरे बन गया जिसका डेटा टाइप है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, उसका लेंथ है 50, मतलब आप 50 क्लीनिंग स्टाफ के लिए ये सारी चीज को स्टोर करा सकते हो, उसका परसेंटेज, उसका एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम, ये सारी चीज को आप स्टोर करा सकते हो। ठीक है, इसको हम फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। और उसी तरह यहाँ पर हम डालेंगे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, फिर डालेंगे एस डी, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। सपोज करो वहाँ 25 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उसके लिए फिर हम यहाँ पर बनाएंगे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, और यहाँ पर डालेंगे गार्ड, और यहाँ पर हम लगाएंगे मान लो 30 गार्ड्स, 40 गार्ड्स है मेरे पास सपोज करो। तो मेरे एक ही स्ट्रक्चर्स का यूज करके, इसी स्ट्रक्चर्स का बेस यूज करके मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया 50 लेंथ का, जिसमें क्लीनिंग स्टाफ का अलग से सारा डिटेल्स स्टोर होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के स्टाफ के लिए अलग से स्टोर होगा, गार्ड के लिए अलग से स्टोर होगा। तो ये मेरा होता है स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने का सिंटेक्स। अब देखते हैं इसको इनपुटिंग कैसे करते हैं। हम इनपुट कैसे करेंगे, जैसा हम इनपुट करते थे, हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इनपुट करने का फॉर्मेट क्या होता था, आपको एक वेरिएबल लेना है। तो हम यहाँ पर अपना वेरिएबल लेंगे, मेरे पास क्लीन स्टाफ, और उसका 0th इंडेक्स पे, मतलब सबसे पहला वर्कर के लिए, तो उसका हम डालेंगे यहाँ पर परसेंट इज इक्वल टू मान लो 3.2। ठीक है, उसने बहुत कम नंबर लाया। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्लीन एस टी एफ, फिर सेम उसी बंदे के लिए हम डालेंगे हमारा क्या क्या था, एक बार देख लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालेंगे ई एम पी आई डी इज इक्वल्स टू, क्या डालें, एम्प्लॉय आईडी में 1 डाल देते हैं सपोज कर लो। फिर हम डालेंगे क्लीन एस टी एफ 0 उसी बंदे के लिए। आप इंडेक्स यहाँ पर सेम रखोगे तो सेम बंदे के लिए होगा, अगर आपने इंडेक्स सेम चेंज कर दिया तो वो दूसरा बंदे के लिए हो जाएगा, उसको भी हम देखेंगे वो कैसे होगा। नेम, अब आपको नेम पता है कि कॉपी से वर्क करता है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एस टी आर सी पी वाई क्लीन स्टाफ डॉट नेम में तुम क्या करो, यहाँ पर राजू लगा दो। तो राजू जो है वो मेरा पहला स्टाफ है। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट भी कराएंगे सेम वे में, प्रिंट भी कराने का आपको सेम टेक्निक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर परसेंटेज स्लैश एन, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्लीन एस टी एफ 0 डॉट नेम, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, एफ डालते हैं, डी डालते हैं, परसेंट लगाएंगे, ई एम पी आई डी लगाएंगे। ठीक है, अब देखना, इसको रन करते हैं, देखो राजू, उसका परसेंट है 3.2 और उसका एम्प्लॉय आईडी है 1। तो मेरे पास आउटपुट जो है वो मेरे पास सही सही आ रहा है। ठीक है, मेरा आउटपुट जो है वो मेरा सही सही आ रहा है। तो मेरा एक ऐसा एरे बन जाता है। ठीक है, अगर आपको सेम चीज करना है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, तो आप यहाँ पर क्या सिंपली कर सकते हो, एच डी ई लगाओगे, यहाँ पर 0 यूज करोगे, डॉट नेम, आपको अब नेम में जो भी डालना वो आप कर सकते हो। तो ये चीज आप कर सकते हो। अब देखो इसको हम यहाँ पर इससे समझते हैं। यहाँ पर देखो, आपने जब अपना एरे बनाया था ना, मेरा जो कहा गया भाई यहाँ पर एरे क्लीन स्टाफ का 50 लेंथ का, तो मेरा मेमोरी में कुछ ऐसा स्टोर हो जाएगा, एक मेमोरी बन जाएगा।
इसको हटाते हैं, फिर से इंसर्ट करते हैं। ये इसका पोजीशन क्या होगा, 0। मेरा ये एक एरे है, ठीक है, इसको आप एरे मान के चलो। ठीक है, मतलब 50 लेंथ का होगा, पर यहाँ हम ले रहे हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। और पहला में मेरा क्या स्टोर होगा, मेरा उसका नेम स्टोर होगा जो कि इस वक्त राजू। फिर उसका परसेंट स्टोर होगा जो कि था मेरा शायद 3.2। फिर उसका स्टोर होगा क्या, EMP ID, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय ID, वो हुआ 1। ठीक है, तो ये पहले बंदे के लिए है। अब दूसरे बंदे के लिए आप यहाँ पर कर सकते हो, तीसरे के लिए यहाँ, चौथे के लिए यहाँ, पांचवे के लिए यहाँ, 50 एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, और हर एक के लिए ये 3 चीज आएगा, बिकॉज आपका इसका डेटा टाइप क्या है इस एरे का, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। और स्ट्रक्ट एम्प्लॉय में ये 3 तरह के डेटा है, तो ये तीनों चीज एक के अंदर आएगा। तो देख रहे हो आप, स्ट्रक्चर्स और अरेज का यूज करके मैंने एक पूरा डेटा बेस बना दिया है पूरा एक एम्प्लॉय के लिए। मतलब डिफरेंट टाइप का एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट टाइप का डेटा। तो आप एक ही आप डेटा टाइप बना के, आप खुद का एक डेटा टाइप बना के मैं इतना सारा चीज कर सकता हूँ। ठीक है, आप पूरा स्कूल का यहाँ पर डेटा बेस बना सकते हो। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप स्ट्रक्चर्स की मदद से जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आप लोग ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये ऊपर से नहीं जा रहा होगा। आप पॉज करके खुद से कुछ एरे बना के देख लेना, खुद से कुछ कोड रन करके देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार आपको खुद से तो करना ही पड़ेगा भाई, बिकॉज इतना जब ऐसा ऐसा जब टॉपिक आता है ना, तो आपका सुना सुनाया नॉलेज काम नहीं आता है। फिर आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ता है कि हाँ भाई ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। स्ट्रक्चर से मेरा ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर से यहीं पर खत्म करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा टाइप डेफ। टाइप डेफ, हाँ। अब देखो, सपोज कर लो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया, स्ट्रक्ट, और इसको मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर जो भी आ रहा है, सपोज कर लो हम यहाँ पर रोल कर देते हैं, रोल, और यहाँ पर इंट क्लास कर देते हैं। फिर यहाँ पर कैर नेम कर देते हैं। ठीक है, मैंने एक ऐसा बनाया कुछ स्ट्रक्चर, मैंने एक ऐसा बनाया है, और यहाँ पर सेमीकोलन तो आएगा ही आएगा। अब देखो, आपको जब मान लो अगर इसका कुछ, अगर मान लो आपको वेरिएबल बनाना है, तो आप कुछ ऐसा बनाओगे। कैसे बनाओगे आप, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखोगे, फिर आप लिखोगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, आप इतना लंबा लिखोगे, उसके बाद S1 लिखोगे। तो ये जो है, ये इतना लंबा, ये जो नाम आपने दे रखा है स्ट्रक्चर नेम को, तो इसी को एक शॉर्ट फॉर्म देने के लिए, मतलब आप इसको शॉर्ट एंड स्वीट में कुछ बुला सको, वो चीज आप देने के लिए, मतलब एक एलियास बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं क्या, टाइप डेफ इज यूज्ड टू क्रिएट एन एलियास, एलियास फॉर योर स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब आप टाइप डेफ का यूज करके एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप स्ट्रक्चर का अपना एलियास बना सकते हो। तो देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रक्ट से पहले आपको टाइप डेफ कीवर्ड का यूज करना है। हम लिखेंगे यहाँ पर टाइप डेफ, टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर देखो सेमी कॉलन और ये करली ब्रैकेट के बीच में, यहाँ पर लाइन नंबर 30 पर आप बीच में आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे सकते हो। हम यहाँ पर देंगे एस इन्फो। अब देखना क्या होगा यहाँ पर, इसका जो कलर है ग्रीन है, इसका भी कलर सेम ग्रीन है। तो मतलब क्या है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को आप शॉर्ट में अब एस इन्फो की तरह आप कहीं भी यूज कर सकते हो। जो काम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन करेगा वही एस इन्फो भी करेगा। जैसे ये चीज और ये लाइन, हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे एस इन्फो S2। दोनों का मतलब एकदम बिल्कुल सेम है। इसका S1 का डेटा टाइप यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये चीज है। और मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल है S2, इसका भी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, बस शॉर्ट में हमने एस इन्फो लिखा हुआ है। तो आप इसको हटा के यहाँ पर सिंपली एस इन्फो S1 लिख सकते हो। तो देख रहे हो आप, मैंने एक एलियास बनाया है एस इन्फो S1। तो अब अभी देखो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, छोटा सा अच्छा सा नाम दे दिया मैंने एस इन्फो, और यहाँ पर बस मैं एक वेरिएबल का नाम बताते जाऊंगा। अब देखो, अब बहुत कोई को इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि भाई ये तो सिर्फ इसका शॉर्ट फॉर्म है। नहीं नहीं नहीं, ये पूरा स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के लिए ये पूरा शॉर्ट फॉर्म एस इन्फो आ रहा है। इसलिए मुझे यहाँ पर बताना नहीं पड़ रहा है कि ये स्ट्रक्ट एस इन्फो, ऐसा कुछ नहीं, मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है। मैं सिंपली एस इन्फो लिख रहा हूँ। और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, लिखते हैं एस इन्फो
का मतलब होता है स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये पूरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये है मेरा टाइप डेफ कीवर्ड का यूज, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं कमेंट आउट। इसका सिंटेक्स आप ठीक से देख लेना, टाइप डेफ, उसके बाद सेम वही चीज स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन करना, और यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म अपना जो भी आपका मन हो आप लगा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर एसआई भी कर सकते थे, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और छोटा, ठीक है। तो ऐसा करके आप ये चीज अचीव कर सकते हो। तो इस स्ट्रक्चर वाले लेक्चर के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, और इस पर आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, मुझे कमेंट में बताना आपको ये चीज समझ में आया या नहीं। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।